अगर वर्तमान समय में हम दुनिया के नक्शे को देखें तो ज्यादातर देशों का निर्माण किसी बड़े देश के टूटने से हुआ है या फिर छोटे छोटे राज्यों के गठन से हुआ है। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो भारत से टूटकर बना है, फिर हमारा एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश जो बाद में पाकिस्तान से टूटकर अलग देश बना। दूसरी ओर सामने कुछ छोटे छोटे राज्य जिन्होंने आपस में मिलकर एक बड़े देश का निर्माण किया हो, ऐसे भी कई देश हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। फिर दुनिया में एक समय ऐसा भी था जब एक देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बना लेता था और उस देश के सारे संसाधन खुद अपने देश के विकास के लिए उपयोग करता था। कम शब्दों में कहें तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता था। इसका उदाहरण हमारा भारत है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ने की चिड़िया से 19वीं शताब्दी तक में एक गरीब देश के रूप में तब्दील कर दिया था। लेकिन ब्रिटिश से पहले जब भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था, वो भी लगभग 300 सालों तक रहा था। लेकिन तब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इस कारण तो मुगल साम्राज्य भारत की ओर आकर्षित हुआ था और इन मुगलों ने धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तो अगर हम इन 300 सालों के मुगल इतिहास में जब मुगल साम्राज्य के नक्शे को देखें तो इस नक्शे में एक ऐसा भी देश आता है जिस पर कभी भी मुगलों ने अधिकार नहीं किया। वो देश है नेपाल। और नेपाल ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो अभी तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ, मुगल साम्राज्य का भी नहीं, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार की लाख कोशिश के बाद भी नेपाल उनका उपनिवेश नहीं बना। तो नेपाल में ऐसा क्या है कि कोई भी देश नेपाल को अपने अधिकार में नहीं कर पाया? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि मुगलों ने नेपाल पर कभी कब्जा क्यों नहीं किया, या फिर नेपाल कभी भी मुगलों के अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं आया, इसके क्या क्या कारण थे, बाद में ब्रिटिश सरकार भी नेपाल को अपना उपनिवेश क्यों नहीं बना पाई, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुगल साम्राज्य कितना बड़ा और कितना ताकतवर था। तो मुगल साम्राज्य को दुनिया के कुछ बड़े साम्राज्यों में से एक माना जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का अधिकार क्षेत्र बर्मा यानी म्यांमार से अफगानिस्तान और वर्तमान ईरान तक था। इसके साम्राज्य में ज्यादातर हिस्सा आज के भारत का हुआ करता था और मुगल काल से पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था अपनी चरम पर थी। फिर मुगल काल के दौरान भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान 22% तक रहा था। अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। साल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का विजय हुआ और बाबर ने खुद को दिल्ली का नया सम्राट घोषित कर दिया। फिर बाबर के बाद जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे प्रमुख राजाओं ने भारत पर शासन किया और आखिर में जब साल 1857 की क्रांति में आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के हार जाने के बाद मुगल साम्राज्य भारत से बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अपने 300 सालों के इतिहास में मुगल शासकों ने भारत और इसके आसपास के हर हिस्से पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन मुगलों ने नेपाल पर अधिकार करने का विचार भी नहीं किया कभी। और मुगलों के सबसे क्रूर शासक और सीमाओं के भूखे औरंगजेब ने भी कभी भी नेपाल पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों था? इसके क्या कारण थे कि मुगल साम्राज्य नेपाल को कभी भी अपने अधिकार में नहीं ले पाया? तो इतिहासकारों के अनुसार ऐसा नहीं है कि किसी भी इस्लामिक शासकों ने नेपाल पर आक्रमण नहीं किया। इस्लामिक शासकों ने नेपाल पर 2 बार आक्रमण के प्रयास किए, लेकिन दोनों ही बार ये प्रयास व्यर्थ हो गया। दोनों ही प्रयासों में इस्लामिक शासकों को हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे नेपाल पर पहला आक्रमण साल 1349 में बंगाल के शासक शमशुद्दीन इलियास शाह ने किया था। उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू को लूटने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर नेपाल की गोरखा सेना होने के कारण वो जल्दी पीछे हट गया। उसके बाद 18वीं शताब्दी में बंगाली शासक सुल्तान मीर कासिम ने नेपाल पर आक्रमण किया, लेकिन उसका प्रयास भी विफल हो गया। इसके बाद किसी भी इस्लामिक शासक ने नेपाल पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया। यानी भारत और चीन की सीमा पर बसा यह देश मुगलों के आक्रमण से हमेशा बचा रहा, लेकिन नेपाल पर मुगलों के आक्रमण न करने की कुछ वजह थी। जैसे जिनमें से पहली वजह नेपाल की भौगोलिक स्थिति थी, क्योंकि नेपाल का भौगोलिक रूप दुनिया के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में आता है। दुनिया के 10 सबसे बड़े पर्वतों में से 8 पर्वत तो अकेले नेपाल में आते हैं। यानी नेपाल जैसे पहाड़ी क्षेत्र पर मुगलों के द्वारा विजय प्राप्त करना एक कठिन काम था। वहीं उस समय मुगलों के पास युद्ध करने के लिए
ज्यादातर सेना घोड़े, ऊंटों या हाथियों का इस्तेमाल करती थी और हाथी और घोड़े ही मुगल सेना की ताकत की पहली पंक्ति माने जाते थे। लेकिन नेपाल तक पहुंचने के लिए चुनौतीपूर्ण पहाड़ों में से होकर हाथी और घोड़ों को ले जाना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि ज्यादातर हाथी और घोड़े इन पहाड़ी क्षेत्रों में ही मारे जाते थे। वहीं हिमालय जैसे दुर्गम क्षेत्र में ज्यादा ठंड की वजह से मुगल सैनिक भी नेपाल तक पहुंचने वाले रास्तों को पार नहीं कर पाते थे। इस वजह से मुगल साम्राज्य ने नेपाल पर अधिकार करने का विचार नहीं किया। दूसरा कारण था कि नेपाल पर अधिकार करना लाभहीन था। अब इतिहास में ज्यादातर युद्ध दूसरे राज्यों के धन को प्राप्त करने के लिए तो किए गए थे, तभी तो मुगलों ने बार बार भारत के दक्षिणी राज्यों पर आक्रमण वहां के मंदिरों में पड़े हुए सोने और धन को प्राप्त करने के लिए किए थे। लेकिन नेपाल पर युद्ध करने के लिए सेना भेजना मुगलों के लिए फायदे का सौदा नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार नेपाल पर विजय करना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं था, क्योंकि नेपाल जैसे देश पर हमला करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी। नेपाल पहाड़ी क्षेत्र में बसा होने के कारण इस पर अधिकार करने के लिए जितने धन की आवश्यकता पड़ती उतना धन मुगलों को नेपाल में नहीं मिलने वाला था। अब ऐसा नहीं है कि नेपाल एक गरीब देश था। नेपाल की राजधानी काठमांडू आर्थिक रूप से संपन्न थी, क्योंकि नेपाल भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करता था। लेकिन मुगल साम्राज्य भारत का उस समय का सबसे ताकतवर और शाही समूह माना जाता था। मुगल उन राज्यों पर आक्रमण करके अपना समय और संसाधन बर्बाद नहीं करते थे जो उनके लिए लाभहीन होते थे। और इतना ही नहीं, नेपाल ने तिब्बत और मुगल साम्राज्य के बीच व्यापार को फलने फूलने के लिए मार्ग भी प्रदान किया था। ऐसे में अगर मुगल साम्राज्य नेपाल पर आक्रमण कर दे तो मुगलों को तिब्बत के साथ होने वाला व्यापार में नुकसान होता, और तिब्बत के साथ होने वाला नुकसान की वजह से मुगलों को लद्दाख और हिमालय बेल्ट के राज्यों से मिलने वाला व्यापार कर का भी भारी नुकसान होता, जिससे मुगल अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती। इस कारण मुगलों के लिए नेपाल पर आक्रमण करना मुगल अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं था। इसके बाद अगला कारण है कि मुगलों की रुचि नेपाल में नहीं थी, क्योंकि मुगल इस्लाम धर्म को मानते थे। वहीं नेपाल हिमालय पर्वत में होने के कारण हिंदुओं और बौद्धों का घर माना जाता है। नेपाल में हिंदू और बौद्ध हिमालय की उपासना करते थे। हिंदुओं और बौद्धों के लिए हिमालय के पहाड़ और नदियां उनके देवी देवता थे, क्योंकि हिंदू धर्म में पहाड़ और नदियों को देवता माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को पहाड़ी क्षेत्र में ही रहना पसंद है। लेकिन मुगलों को हिमालय क्षेत्र और उनके पहाड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुगलों के लिए नेपाल एक पठारी इलाका था। इतना ही नहीं, मुगल शासक नेपाल में रहने वाले पहाड़ी लोगों को इस्लाम में परिवर्तन करने की रुचि भी नहीं रखते थे। इस कारण से मुगलों को नेपाल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तो यह भी एक वजह थी कि मुगलों ने नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं किया। इसके बाद अगला कारण था कि मुगल साम्राज्य नेपाल पर ठीक से शासन नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जो वजह बताई गई, अगर वो आप नजरअंदाज भी कर दे और मुगल सेना नेपाल पर अधिकार कर भी लेती, तो मुगलों को नेपाल पर अधिकार चलाना और उसे व्यवस्थित रूप से संचालित करना कभी आसान नहीं होता, क्योंकि मुगलों के लिए नेपाल को व्यवस्थित रूप से चलाना एक घाटे का सौदा होता, क्योंकि नेपाल की ज्यादातर जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहती थी। ज्यादातर नेपाली लोग उग्र झुंड के रूप में रहा करते थे। ऐसे में अगर नेपाली लोग विद्रोह शुरू कर दे तो इस विद्रोह को दबाना मुगलों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि मुगलों की राजधानी दिल्ली की दूरी नेपाल से काफी दूर पड़ती थी। वहीं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण सेना को विद्रोह दबाने के लिए बार बार दिल्ली से नेपाल भेजना काफी खर्चीला पड़ता। तो यह भी एक वजह थी कि मुगलों ने कभी नेपाल पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन कुछ इतिहासकार यहाँ भी दावा करते हैं कि नेपाल में गोरखा का साम्राज्य होने के कारण मुगलों ने कभी भी उस पर आक्रमण नहीं किया। वहीं कुछ और इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल के पास कोई ऐसे संसाधन नहीं थे जिसकी आवश्यकता मुगलों को थी। मुगलों के लिए नेपाल एक लाभहीन क्षेत्र था, जिस वजह से मुगलों ने नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं किया। और फिर जिस ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था, उसने भी नेपाल पर कभी भी अधिकार करने की कोशिश नहीं की। ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ, जो 1816 तक चला। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो गई और अंग्रेजों को नेपाल का कुछ हिस्सा भी मिल गया। लेकिन इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नेपाल के और अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों और नेपाल के बीच नवंबर 1816 में सुगौली की संधि हो गई, जिसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। और इस संधि के बाद ब्रिटिश सरकार ने कभी भी नेपाल पर आक्रमण नहीं किया। और जानकर आपको हैरानी होगी
कि साल 1857 की क्रांति को दबाने के लिए नेपाल ने अंग्रेजों को 12,000 गोरखा सैनिक दिए थे और गोरखा सैनिकों की वजह से ही 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बढ़त मिल गई और एक क्रांति विफल रही। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।